सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम अपने व्याकरण का एक अध्ययन बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सरल बिंदु है वाक्य। वाक्य जो हम बोलते हैं, जो कि हम एक दूसरे से सुनते आ रहे हैं। जब भी हम कुछ चीज़ लिखने बैठते हैं तो वाक्य के आधार पर अपने मनोभावों को प्रकट करके और शब्दों को मिलाकर लिखते हैं। वाक्य किसको कहते हैं? हमारा पहला जो प्रश्न होता है वह यही होता है कि वाक्य किसको कहते हैं। सीधी सी बात है, हमने स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके हम टुकड़े नहीं करें, उसे हम वर्ण कहते हैं। और जब हम वर्णों को मिलाते हैं और उस सार्थक होते हैं, यानी कि जब वर्णों को आपस में मिलाएं और वो कोई सार्थक यानी सही अर्थ दें, तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। तो उसी के आगे की कड़ी है कि जब हम शब्दों को आपस में जोड़ें, दो या दो से अधिक शब्दों को हम आपस में जोड़ें और इनको जोड़कर जो समूह हम बनाते हैं, उस समूह का जो एक सही अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखने जाएं तो दो या दो से अधिक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यानी राम अपने आप में एक अलग शब्द है, खाना शब्द है, खाता है शब्द है, लेकिन जब हम इनको सही तरीके से मिलाते हैं तो ये एक वाक्य बन जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि राम खाता है केला या राम खाता है खाना, तो ये एक सही अर्थ नहीं है। कहीं कुछ क्रम की भिन्नता इसमें है, तो यहाँ पर ये वाक्य नहीं बन पाएगा। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर सार्थक हो, ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यहाँ पर जो हिंदी में है वही दो पार्ट हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। जहाँ उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला, उसको हम उद्देश्य के रूप में जानते हैं वाक्य के अंदर। और इसी तरीके से कर्ता के बारे में जहाँ जो कुछ कहा जाए, यानी कि पूरे वाक्य में से अगर कर्ता को अलग निकाल दें और पीछे जितना शेष बच जाता है वाक्य में, वो सभी विधेय है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, अक्षरा लिखती है। अब पूरा वाक्य हमारा ये है, अक्षरा लिखती है। ठीक है, अब लिखना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो कर्ता है वो है अक्षरा। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षरा क्या हुआ? कर्ता है, और कर्ता है तो क्या हुआ? उद्देश्य है। और लिखती है, पीछे वाक्य जो बचा हुआ है जो कि कर्ता के बारे में बता रहा है कि वो कुछ लिख रहा है, तो वो क्या हुआ? विधेय। ठीक है, बच्चे फ़ोन से अपना ध्यान नहीं हटाते, तो यहाँ पर फ़ोन से ध्यान नहीं हटाना पूरा वाक्य है, लेकिन कौन नहीं हटा रहा है? बच्चे, यानी कार्य को करने वाले कौन है? बच्चे। कर्ता कौन है? बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ? उद्देश्य। और फ़ोन से अपना ध्यान नहीं हटाते, ये क्या चीज़ हो गई? विधेय। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, अर्थ के आधार पर और संरचना या बनावट के आधार पर। अर्थ यानी जो वाक्य है, उन वाक्य जब बोला जाता है तो उसके पीछे क्या अर्थ निकल रहा है, किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर वाक्य कहा गया है, वह है अर्थ के आधार पर। संरचना या बनावट के आधार पर, यानी वाक्य को हमने बनाया कैसे है, उसको बनाने के पीछे क्या तरीका है, उस तरीके के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। इन 8 वाचक, ये जो 8 भेद हैं, इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे क्रम के अनुसार। विधानवाचक यानी विधान का अर्थ वैसे होता है नियम, कि नियम से बिल्कुल सामान्य रूप से जो बना हुआ है, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। हमारे हिंदी में वाक्य बनाने का जो एक नियम है, रूल्स है, वो है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो इस आधार पर एक सामान्य सा जो वाक्य है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन सुंदर बालक है, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। ओके, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? विधानवाचक। उसके बाद हमारा आता है निषेधात्मक। निषेध का अर्थ होता है मना करना, किसी कार्य के लिए मना करना। तो जब मना करने का अर्थ है, अर्थात वाक्य में भी मना करने का अर्थ हो, यानी जहाँ पर वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का हमें बोध हो या वाक्य में मना करने का भाव हो, तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आपने बहुत सी जगह ऐसा देखा होगा, जैसे ऑफिसों के बाहर कहीं अंदर प्रवेश निषेध है। अक्सर आपने ऑफिसेज, कार्यालय के बाहर अगर आप देखें, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, प्रवेश निषेध है। या फिर एक कानून भी है, निषेधाज्ञा लागू, यानी मना करने की आज्ञा लागू। इस तरीके से, यानी निषेध का अर्थ होता है मना करना। तुम अंदर मत आओ, ये अपने आप में एक वाक्य है। तुम अंदर मत आओ, यानी यहाँ पर अंदर आने के लिए मना किया जा रहा है। कृपया फूल न तोड़े, यानी फूल न तोड़ने का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? निषेधात्मक वाक्य। तीसरा हमारा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा प्रश्न किसको कहते हैं। बहुत डराते होंगे आपको ये प्रश्न। क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न ही तो आते हैं। तो जहाँ पर किसी भी वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और वाक्य के अंदर, यानी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द काम में लिए हुए हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये सब शब्द अगर काम में लिए हुए हैं, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आप कौन हैं? इस तरीके के जितने भी वाक्य बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद आता है हमारा इच्छावाचक। इच्छा आपको पता है, हम किसी चीज़ के बारे में इच्छा करें, उसे हम इच्छा कहते हैं। और ये जो हमारी मनोकामना होती है, ठीक है, तो जब वाक्य में ये सब चीज़ें नज़र आती है, जैसे जिस वाक्य में इच्छा है, कहीं आशीर्वाद का भाव आ गया, किसी को आशीर्वाद देना भी तो अपने आप में एक इच्छा ही तो होती है। तुम खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि तुम खुश रहो, तो इसमें मेरी इच्छा है ना कि तुम खुश रहो, ठीक है। तुम बहुत तरक्की करो, ये मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है। तो जहाँ पर इस तरीके की इच्छाएं व्यक्त की गई हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। पांचवा हमारा आता है संकेत। संकेत का अर्थ क्या होता है? किसी की तरफ इशारा करना, यानी कि एक क्रिया के साथ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कोई काम होगा वो किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो ये संकेत है, ठीक है। तुम मेहनत करो तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो यानी तुम्हारा पास होने की क्रिया किस पर निर्भर है? तुम्हारे मेहनत करने पर। जब सूर्य उगेगा तब भी उठोगे, ठीक है। यानी उठने की क्रिया किस पर निर्भर हो रही है? सूर्य के उगने पर। यानी एक क्रिया, मतलब ये एक तरीके का संकेत है। हम कब उठेंगे? जब सूर्य उगेगा। हम कब पास होंगे? जब हम मेहनत करेंगे। तो इस तरीके से जब संकेत दिए जा रहे हों, ठीक है, या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं।
उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ होता है डाउट, शक। ठीक है, तो जहाँ वाक्य के पूर्ण होने पर, पूर्ण यानी पूरे होने पर किसी प्रकार की हम संभावनाएं व्यक्त करें या संदेह व्यक्त करें, ऐसी स्थिति जब होती है तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अभी तक तो मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देती थी कि शायद कल छुट्टी हो। ठीक है, हो सकता है शायद कल छुट्टी हो, लेकिन आज मैं ये देना चाहूँगी कि शायद बहुत जल्दी स्कूल खुल जाए। ये संभावना व्यक्त की जा रही। जब हमारी स्कूलें चलती थी तब मैं उदाहरण ये देती थी कि शायद कल छुट्टी हो। ये छुट्टी का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर एक, आप लोगों के चेहरे पर खुशी सी आ जाती है। लेकिन अब इन छुट्टियों से आप भी घबरा रहे हो और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक उदाहरण मैं ये दे सकती हूँ कि हो सकता है बहुत जल्दी स्कूलें खुल जाए। ठीक है, तो ये मेरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद हमारा आता है आज्ञावाचक। आज्ञा आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। ऑर्डर, किसी को किसी चीज़ के लिए आज्ञा देना, उसको बाध्य प्रेशर से उस कार्य को करवाना या बात मनवाना आज्ञा कहलाती है किसी को भी। तो जहाँ पर आज्ञा का भाव हो, किसी कार्य को अनुमति कर देने का भाव हो, ठीक है, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब आप जा सकते हो। ठीक है, तुम आप चुप बैठो, अपना कार्य पूरा करो। ये इस तरीके के जितने भी वाक्य हैं, ये एक तरीके की आज्ञा है। ठीक है, अनुमति है किसी कार्य को करने या न करने की। तो वहाँ पर किस प्रकार का वाक्य हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। अब हमारा आता है अर्थ के आधार पर लास्ट विस्मयवाचक वाक्य। जब मैंने शब्द विचार पढ़ाए थे तब भी मैंने इस तरीके के शब्द पढ़ाए थे जहाँ पर हमारे मनोभाव जिन शब्दों के द्वारा प्रकट हो, तो वो शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। यहाँ पर भी विस्मयवाचक है, यानी कि जिन वाक्यों में हमारे मनोभाव प्रकट होते हैं। अब मनोभाव कैसे? जैसे आश्चर्य का हो, दया का हो, क्रोध का हो, नफरत का हो, खुशी का हो, इस तरीके के जो भाव जिन वाक्यों के द्वारा प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी कितना गंदा है। ठीक है, अब ये जो भाव हमारे प्रकट हो रहे हैं, अब मैं अगर ये मेरे मन में जो किसी चीज़ को देखकर एक नफरत सी आई, इस वाक्य में प्रकट होती है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, मेरी खुशी की जो भावना व्यक्त हुई है। तो ये कौन से वाक्य हो गए? विस्मयवाचक, जहाँ पर हमारी भावनाएं प्रकट होती है, जिन शब्दों से प्रकट होती है, तो वो विस्मयादिवाचक शब्द हो गए। और अगर वाक्यों से प्रकट होती है तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब है रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और सॉरी, यहाँ पर मैंने व्यंजन लिख दिया है, वाक्य होना चाहिए था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर व्यंजन लिख दिया है, संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर होना संयुक्त वाक्य चाहिए था। अगर आप ये सब अपनी कॉपी में लिखें, उस वक्त आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य होना चाहिए। सरल वाक्य, जहाँ पर वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ठीक है, यानी वही जो हमने अर्थ के आधार पर पढ़े थे, विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। कुछ समानताएं मिल जाती हैं, वहाँ पर अर्थ सामान्य निकल रहा था, यहाँ पर नियम सामान्य से हैं, हम बना सामान्य तरीके से रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो वहाँ पर किस तरीके का वाक्य हो जाएगा?
सरल वाक्य, मैंने खाना खाया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, गुंजन ध्यान से पढ़ रही है, ठीक है। एक ही उद्देश्य है, मैंने खाना खाया, मैंने में मैंने कर्ता हो गया, खाना खाया एक ही कर्म हो गया, एक ही विधेय हो गया, उद्देश्य और विधेय एक एक ही है। गुंजन ध्यान से पढ़ रही है, यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। ओके। इसके आगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जहाँ हम दो या दो से अधिक वाक्यों को योजक शब्दों के द्वारा जोड़े। अब योजक शब्द और, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, माना कि, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? योजक शब्द कहलाते हैं। जब इन योजक शब्दों के द्वारा हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर संयुक्त यानी जुड़े हुए, जो जैसे कि हमारे यहाँ अभी आप लोग पढ़ते हैं संयुक्त परिवार या एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार का क्या अर्थ हुआ? जो जुड़े हुए परिवार, यानी एक ही घर में 4-5 परिवार मिलकर साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्यों को हम आपस में जोड़ कर लिखते हैं। जैसे कि सीता बाजार गई और केले लेकर आई, यानी केले लाना एक वाक्य है, बाजार जाना दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को हमने मिलाकर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। पिताजी सुबह उठते हैं और सैर करने जाते हैं। यहाँ पर भी सैर करने जाना अलग वाक्य है, पिताजी का सुबह उठना अलग वाक्य है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को और के माध्यम से हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जहाँ पर दो वाक्य तो होते हैं लेकिन एक मुख्य वाक्य है, एक गौण या आश्रित है, यानी पहला जो मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेड है। आश्रित यानी डिपेंड होना, ठीक है। तो दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड है, एक प्रधान है एक गौण है, ठीक है। अब इसको अगर आपको समझने में परेशानी आती है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य के बिना अधूरा है। जैसे एक मैंने यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लिया है, यदि तुम आए तो मैं निश्चित चलूँगा, ठीक है। यानी कहीं जाना है तो वहाँ जाना नहीं जाना मैं मेरे ऊपर मतलब एक डाउट का मामला, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम आ रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर तुम आ रहे हो, यदि तुम आए तो, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं निश्चित चलूँगा, तो मैं निश्चित चलूँगा। अब आप इसको अलग बोल के देख लो, तो मैं निश्चित चलूँगा, भाई क्यों चलेगा? तुम आ रहे हो इसलिए मैं चलूँगा, ठीक है ना। तो ये जो तो मैं चलूँगा ये किस पे डिपेंड हो रहा है? यदि तुम आए तो, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम कोई कोटेशन भी ले सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ठीक है। तब करो या मरो अपने आप आगे वाला सेंटेंस निकलेगा, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो जहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है और दूसरा वाक्य मुख्य है, दूसरा वाक्य मतलब जिस पर हम निर्भर करते हैं, ठीक है। मुख्य हमेशा पहला वाक्य होगा, उसी के ऊपर हमारा दूसरा वाक्य डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जहाँ पर प्रथम वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इन दोनों में कुछ अंतर हम देख सकते हैं, और वो अंतर क्या है कि संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य हम जोड़ते हैं उनको पुनः स्वतंत्र रूप में लिख सकते हैं, यानी उन्हें अगर हम उन्हें स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो वे स्वतंत्र रूप में लिखे जा सकते हैं, अलग अलग भी लिखा जा सकता है, और जब हम चाहें योजक शब्दों के द्वारा एक करके लिख सकते हैं। किंतु मिश्र वाक्य में एक वाक्य पे दूसरा वाक्य निर्भर होता है, आश्रित होता है, इन्हें हम अलग करके नहीं लिख सकते।
ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का अंतर है आपस में, क्योंकि हमें देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में होता है कि संयुक्त वाक्यों में दो अलग अलग वाक्यों को हम जोड़कर लिखते हैं और अब इन्हें जब चाहें अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में दो वाक्य तो होते हैं, लेकिन दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, यानी कि डिपेंडेड होता है, और इन्हें हम अलग करके नहीं लिख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वाक्य वाला जो अध्याय है, ये अध्ययन बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसके नोट्स भी आपको यूं के यूं भेज दूंगी। नोट्स में एक जगह जो गलत लिखा गया है, संयुक्त वाक्य की जगह संयुक्त व्यंजन, जब आप अपनी कॉपी में लिखें तब इसे विशेष करके ध्यान रखकर संयुक्त वाक्य लिखें। ठीक है, इसी के साथ कुछ प्रश्न भी मैं आपको अभ्यास बिंदु में दूंगी, जिनके आंसर इन सारे नोट्स में हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी भाषा में बनाकर जो मैंने समझाया है उसे समझा होगा। अगर आपने उसे अच्छे से समझा है तो उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। धन्यवाद।